हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे अगस्त महीने से करंट अफेयर्स के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगस्त महीने से आपकी परीक्षाओं में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम इसी एक वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पर मैंने पूरे महीने से 120 सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस को निकाला है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी की जो एग्जाम्स हैं ये बहुत ही जल्द होने वाली हैं और कुछ एग्जाम्स तो स्टार्ट भी हो चुकी हैं, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और फोकस के साथ देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि अगस्त महीने में ही टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था और भी कई सारे इवेंट्स अगस्त महीने में हुई हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अगस्त महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी महीने में टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है, तो इस पर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपको बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो बिल्कुल तसल्ली से आपको हर एक क्वेश्चन का पहले आंसर खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पीवी सिंधु। तो भारत की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, ये लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्योंकि आपको पता होगा 2016 में जो रियो में ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इस बार 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए हैं, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरीके से ये लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बस इस वीडियो को रिलैक्स होकर ध्यान से देखना है। इसके बाद अगस्त महीने से करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और अभी इसका नाम बदल करके भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त महीने के लिए इनमें से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला था। दोस्तों, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 6 अंग हैं और उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं अस्थाई और 10 होते हैं अस्थाई। इनमें जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, इनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है, यानी कि इन देशों का कार्यकाल सिर्फ 2 साल के लिए होता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान से सुनना है। भारत को 2021 और 2022 इन 2 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिली है अस्थायी सदस्य के रूप में। ठीक है, ये जो 15 मेंबर कंट्रीज इसके होते हैं, इनमें से किसी एक देश को एक महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष चुना जाता है। अब क्योंकि इस समय भारत भी इन 15 सदस्यों में से एक है, तो इसीलिए हाल ही में जो इस बार अगस्त महीने था, इसमें भारत को यह अध्यक्षता दी गई थी। सो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अगस्त महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता मिली थी भारत को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, और इन्हीं को एक बार फिर से राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि ये अगले 3 सालों तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी रहेंगी। सो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से किसे साल 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि साइरस पूनावाला। और साइरस पूनावाला के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी।
और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये पुणे के अंदर बेस्ड है। इसी ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इस कोविड-19 महामारी से निपटने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का काफी अहम योगदान रहा है। इसी के लिए इसके जो संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, इनको 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यहाँ पर हम लोग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इस समय सीईओ हैं आदार पूनावाला। अब अगला सवाल देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट है ये अभी के समय देश के बड़े शहरों में ही है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम, और इसके तहत देश के गांव-गांव में प्ले स्कूल का कंसेप्ट पहुंचाया जाएगा। तो वहां पर भी बच्चे प्ले स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। तो इसके लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया है इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं अपूर्व चंद्रा। अभी तक ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव थे, लेकिन अब इनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव बना दिया गया है। और इस समय भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जो कि भारत के खेल मंत्री भी हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको अगस्त 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है। इस वीडियो में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं को हम लोग एमसीक्यू के रूप में भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले है इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ। तो इंडियन बैंक जो कि भारत की एक सरकारी बैंक है, इसके एमडी और सीईओ बने हैं शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन बने हैं इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ। फिर मणिपुर के राज्यपाल बने हैं ला गणेशन। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं एसएन घोरमडे। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, और इसके अब नए उप प्रमुख बने हैं एसएन घोरमडे। इसी तरीके से भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं दीपक दास। फिर इसके बाद अगला है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं अपूर्व चंद्र। तो इन सभी को आपको याद रखना है, ये इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। इसके बाद यहां पर अगला सवाल बुक से है। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है, इसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन जनरेशन। आपको बताना है इस किताब के लेखक कौन हैं। तो यहां पर आप देखकर ही समझ गए होंगे, एन ऑर्डिनरी लाइफ इस किताब को लिखा है अशोक लवासा ने। और अशोक लवासा जो हैं ये भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। साथ ही अभी के समय इनको एडीबी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अशोक लवासा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी, इनमें से कौन से शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लेह लद्दाख। तो एक हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा लद्दाख की राजधानी लेह में, और इसको पूरी तरीके से ग्रीन बनाया जाएगा, यानी कि इसको संचालित करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 1.25 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा जो कि लेह में ही बनेगा। और इस हाइड्रोजन फ्यूलिंग प्लांट को एनटीपीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसी के द्वारा इसको लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला सवाल यहां पर आपके सामने है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ बन गए हैं एसएन घोरमडे। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
इन्होंने जी अशोक कुमार का स्थान लिया है। बाकी भारतीय नौसेना के चीफ हैं, यानी कि भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बृहस्पति के किस उपग्रह के वातावरण में जलवाष्प के साक्ष्य प्राप्त किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गैनीमेड। तो दोस्तों, गैनीमेड जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसी पर हाल ही में शोधकर्ताओं ने जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। 1 अगस्त को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से कौन से शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का शिलान्यास किया है? यानी कि इनमें से कौन से शहर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की जाएगी, जिसकी हाल ही में आधारशिला रखी है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने? तो ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की जाएगी, जिसकी हाल ही में आधारशिला रखी है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? तो अभी तक जो भारत की लेखा महानियंत्रक थी वो इसकी 24वीं लेखा महानियंत्रक थी, जिनका नाम था सोमा राय वर्मन, लेकिन अब इनकी जगह ली है दीपक दास ने। तो दीपक दास जो हैं ये भारत के 25वें लेखा महानियंत्रक बन गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कैग का पद होता है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो इस समय है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस समय भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए हैं दीपक दास। निम्न में से किस देश के सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग ने अपने को वहां का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? तो दोस्तों, आपको पता होगा इसी साल 1 फरवरी को म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ था और यहाँ के जो सेना प्रमुख हैं जनरल मिन आंग लाइंग, इन्होंने यहाँ की सरकार को हटाकर खुद सत्ता अपने हाथों में ले ली है। तो इसी के बाद अब यहाँ के जो सेना प्रमुख हैं जनरल मिन आंग लाइंग, इन्होंने खुद को म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है नेपिडो और यहाँ की करेंसी है क्यात। 2 अगस्त को किसने डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत की है? तो ई रूपी जो है ये डिजिटल भुगतान करने के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है। इसमें क्यूआर कोड या फिर एसएमएस वाउचर के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। तो इसको हाल ही में लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों, अगस्त महीने का जो पहला सप्ताह होता है यानी कि 1 से लेकर 7 अगस्त, इसको पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम रखी गई है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। निकोल पासिन्यान को इनमें से कौन से देश में फिर से प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया गया है? यानी कि जिस देश के प्रधानमंत्री अभी तक थे, इसी देश में इनको फिर से प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। यह देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया आप जानते हैं अजरबैजान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारण कुछ समय पहले न्यूज में था और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जिस क्षेत्र को लेकर डिस्प्यूट है इसका नाम है नगोर्नो काराबाग। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी क्या हुआ है, आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री थे निकोल पासिन्यान, इन्हीं को एक बार फिर से चुन लिया गया है। आर्मेनिया की राजधानी आपको याद रखना है येरेवान। निम्न में से किस शहर में रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में ये जो रक्षा प्रदर्शनी होती है इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है। पिछली बार ये 2020 में हुई थी, उस वक्त इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र भी है। और इसी तरीके से अब 2022 में इसका नेक्स्ट एडिशन होगा और इसको आयोजित किया जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गांधीनगर। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो डेफ एक्सपो होता है इसी के साथ में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में रक्षा वार्ता का भी आयोजन किया जाता है। यानी कि भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो भी गांधीनगर में ही होगा। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो,
इन दोनों ने मिलकर एक मिशन तैयार किया है जिसका नाम दिया गया है निसार। तो निसार सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो कि नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो इस सैटेलाइट को अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि इसको कौन से साल में लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साल 2023। 2023 की शुरुआत में ही इस निसार नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा जो कि नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। निम्न में से किस देश ने फुटबॉल टूर्नामेंट कॉनकाकैफ गोल्ड कप 2021 का खिताब जीत लिया है? कॉनकाकैफ गोल्ड कप जो होता है ये उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं उनके बीच में होने वाला एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। और वैसे जो टूर्नामेंट होता है ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो इस बार जब इसका आयोजन किया गया है इसको जीत लिया है अमेरिका ने, और अमेरिका ने इसमें फाइनल में हराया था मैक्सिको देश को। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फुटबॉल में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ये होता है फीफा वर्ल्ड कप। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होने वाला है जो कि आयोजित किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होने वाला होता है तो उससे पहले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि हम लोगों ने इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसी तरीके से आपको इस वीडियो को ध्यान से देखते चलना है और ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए कौन सा थीम सॉन्ग जारी किया है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स जो हैं इनका आयोजन अगस्त और सितंबर महीने में किया गया था। 5 सितंबर को इसका समापन हुआ था। तो इसके लिए जो भारत का थीम सॉन्ग जारी किया गया था इसका नाम है कर दे कमाल तू। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गैरी ने इनमें से किस भारतीय अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इटली की एक लग्जरी ब्रांड है बल्गैरी, ये कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसके लिए भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को एम्बेसडर बनाया गया है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं वंदना कटारिया, और ये हैं उत्तराखंड राज्य से। तो इस बार ओलंपिक में जो ग्रुप ए का मैच हुआ था उसमें दक्षिण अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ था उसमें भारत की वंदना कटारिया ने टोटल 3 गोल किए थे, और इसी के साथ ये ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है वंदना कटारिया, जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं। निम्न में से किस संस्थान ने नेत्रहीनों के लिए दिव्य नयन नामक एक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन विकसित की है? यानी कि जो नेत्रहीन लोग हैं उनको पढ़ने में मदद करेगी ये डिवाइस, इसका नाम है दिव्य नयन। तो ये जो दिव्य नयन नाम की डिवाइस है ये बेसिकली करती है कि कोई भी डिजिटल दस्तावेज जो होता है उसको सबसे पहले ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर टेक्स्ट को ये ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देता है जिसको फिर आसानी से सुना जा सकता है। तो इस तरीके से नेत्रहीनों के लिए हाल ही में दिव्य नयन नाम की डिवाइस बनाई गई है। इसको विकसित किया है CSIR की CSIO लैब ने। दोस्तों आप जानते हैं CSIR जो है इसकी भारत में कई सारी लैब्स हैं और उन्हीं में से एक है चंडीगढ़ के अंदर जिसका नाम है CSIO, यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी संस्था ने दिव्य नयन नाम का डिवाइस बनाया है जो कि नेत्रहीनों को पढ़ने में मदद करेगा। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है जिसको 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो अभी के समय जो भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है INS विक्रमादित्य, लेकिन इसको भारत ने रूस से खरीदा है। लेकिन अब भारत ने अपना खुद का स्वदेशी विमानवाहक पोत बनाया है जिसका नाम है INS विक्रांत। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो INS विक्रांत जो स्वदेशी विमानवाहक पोत है ये बनकर तैयार हो गया है। इसके सी ट्रायल्स हो रहे हैं और 2022 में यानी कि अगले साल इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा, यानी कि भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगी।
तो इसके बाद से भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या हो जाएगी 2। एक होगा INS विक्रमादित्य जिसको भारत ने रूस से खरीदा है, और दूसरा होगा INS विक्रांत जिसको भारत ने खुद ही बनाया है। भारत और रूस की सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 निम्न में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? तो इंद्र जो एक्सरसाइज होती है ये भारत और रूस के बीच में होती है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो ये इस बार हुआ है रूस के वोल्गोग्राद में। सो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो वैसे तो अगस्त महीने में 7 से 8 युद्धाभ्यास हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखते रहना है। इसी वीडियो में मैं आपको एक साथ भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे। उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? दोस्तों, जो आर्किड होता है ये एक फूल का पौधा होता है और इसी के संरक्षण के लिए उत्तर भारत के अंदर पहली बार एक आर्किड संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो ये कहां पर बना है? इसको बनाया गया है उत्तराखंड के चमोली जिले में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड का चमोली जिला। भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग पर मालगाड़ियों का संचालन फिर से शुरू हो गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग है जो कि काफी समय से बंद पड़ा था। अब 50 सालों के बाद इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था और अभी इस पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। तो इसका हमारा आंसर था बांग्लादेश। अगस्त 2021 में भारत ने किस पड़ोसी देश को 30 एम्बुलेंस उपहार में प्रदान किए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ था। तो 50 साल इस साल पूरे हुए हैं बांग्लादेश की आज़ादी को, और इसी अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे मार्च महीने में, और उसी दौरान इन्होंने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को कुल 109 एम्बुलेंस उपहार में देने का वादा किया था। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए हाल ही में 30 एम्बुलेंस का पहला बैच बांग्लादेश को पहुंचाया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश। अब ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगस्त महीने में ही भारत के 4 वेटलैंड्स को, यानी कि 4 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो उन्हीं में से एक है वाधवाना आर्द्र भूमि। आपको बताना है इसको हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। यहां पर आप देख सकते हैं जिन 4 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, इनमें से 2 तो हैं हरियाणा में और 2 हैं गुजरात में। सबसे पहले हरियाणा की देखते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा दूसरा है गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो हरियाणा के इन दोनों वेटलैंड्स को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और इसी तरीके से अगर हम गुजरात में देखें तो यहाँ के भी 2 वेटलैंड्स को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक तो है वाधवाना आर्द्र भूमि जो कि वडोदरा जिले में है, और दूसरा है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ये है मेहसाना में। तो इस तरीके से अगस्त महीने में भारत के 4 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, और इसी के साथ अब भारत में कुल रामसर साइट की संख्या हो गई है 46। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। अभी के समय भारत में रामसर साइट की संख्या है कुल 46। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप निम्न में से कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही है IIT रुड़की, और इसी ने विकसित किया है भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप। तो भारत में पहली बार है जब किसी राज्य के अंदर भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस बार जो टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए थे, इसमें भारत के लिए
पहला और एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं और ये एथलेटिक्स के अंदर भारत का पहला गोल्ड मेडल था। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोचना है और मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड कि 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका मोटो रखा गया था यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस बार जो समर ओलंपिक गेम्स हुए हैं ये इसका 32वां संस्करण था। इससे पहले जो 31st एडिशन था उसका आयोजन ब्राजील के रियो शहर में किया गया था, ये इसका 32वां संस्करण है। तो इसमें शुभंकर यानी कि मैस्कट था मिराई टोआ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत से कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो इसमें भारत की तरफ से गए थे टोटल 127 खिलाड़ी। सो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो जो उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक दो लोगों को बनाया गया था, मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और भारत की मुक्केबाज मैरी कॉम। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। समापन समारोह की अब यहां पर बात हो रही है। तो समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया जो कि भारत के एक पहलवान हैं और ये 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। इन्होंने कौन सा मेडल इस बार जीता ये भी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इस बार के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए हैं इसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं और ये भारत का अब तक के ओलंपिक के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। इन 7 मेडल में से एक तो भारत को गोल्ड मेडल मिला है, फिर इसके बाद 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस बार जो 7 मेडल भारत को मिले हैं इसको कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता है। तो यहाँ पर सभी विनर्स के नाम हैं, इनमें से जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया है नीरज चोपड़ा ने, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। एथलेटिक्स में कई सारे गेम्स आते हैं, उनमें से जो नीरज चोपड़ा हैं ये भाला फेंक से संबंधित हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, भाला फेंक को जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है। तो इन्होंने इस बार के ओलंपिक गेम्स में कुल 57.58 मीटर तक अपना भाला फेंक करके गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है और ये ओलंपिक के इतिहास में भारत का एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल था। अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं तो याद रखिए ये हरियाणा के पानीपत जिले से हैं। इसके बाद भारत को 2 सिल्वर मेडल मिले हैं, एक जीता है मीराबाई चानू ने और दूसरा जीता है रवि कुमार दहिया ने। तो मीराबाई चानू जो हैं ये भारोत्तोलन से रिलेटेड हैं, इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत के लिए एक सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। तो वैसे आपको बता दूं मीराबाई चानू जो हैं इन्होंने ही इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में पहला मेडल भारत को दिलाया था और जो कि था सिल्वर मेडल। तो अगर आपसे पूछे कि मीराबाई चानू कौन से राज्य से हैं तो ये हैं मणिपुर से। मणिपुर में जो इम्फाल ईस्ट है यहीं से हैं मीराबाई चानू। फिर इसके बाद भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया ने भी सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है और ये 57 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं। ये कहाँ से हैं, ये हैं हरियाणा के सोनीपत से। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत को टोटल 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, एक दिलाया है बजरंग पुनिया ने, ये कुश्ती से रिलेटेड हैं और इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इन्हीं को इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में समापन समारोह में ध्वजवाहक भी बनाया गया था। तो बजरंग पुनिया के बारे में आप जानते होंगे, ये हरियाणा के झज्जर जिले से हैं, तो इन्होंने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो कि भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने वुमेन सिंगल्स के अंदर भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तेलंगाना के हैदराबाद शहर से हैं। ऐसे ही भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है लवलीना बोरगोहेन ने। लवलीना बोरगोहेन जो हैं ये असम राज्य से हैं और ये असम की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए कोई भी मेडल जीता है। तो ये असम राज्य के गोलाघाट जिले से हैं और इन्होंने मुक्केबाजी के अंदर यानी कि बॉक्सिंग में जो वेल्टर वेट कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर इसके बाद लास्ट में है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। तो इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 सालों के बाद ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता है और इस बार भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें आपको दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, मनप्रीत सिंह जो कि इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, और PR श्रीजेश ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। तो भारत को ये जो 7 मेडल मिले हैं इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में निम्न में से किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका ने। अमेरिका इसमें नंबर 1 पर रहा, उसके बाद दूसरे स्थान पर रहा चीन। यहाँ पर आप इन कंट्रीज के मेडल भी देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका ने कुल 39 गोल्ड मेडल जीते हैं और वैसे इनके टोटल मेडल हैं 113, जिनमें 33 ब्रॉन्ज मेडल, 41 सिल्वर मेडल भी शामिल हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है चाइना। चाइना ने टोटल 38 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर इसके बाद तीसरे स्थान पर है जापान और इसके बाद आपको सिर्फ भारत का ही याद रखना है। भारत है 48वें स्थान पर। भारत ने क्योंकि टोटल 7 मेडल जीते हैं और इस हिसाब से भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा है। तो आपको टॉप 3 कंट्रीज और भारत की रैंक याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो अब यहाँ पर भारत की रैंक पूछी जा रही है। भारत ने इस बार के ओलंपिक्स में 48वां स्थान हासिल किया है और भारत ने कुल मिलाकर 7 मेडल जीते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में इनमें से किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया था? तो इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत को पहला मेडल दिलाया था भारत की मीराबाई चानू ने। ये मणिपुर राज्य से हैं और इन्होंने वेटलिफ्टिंग के अंदर भारत को पहला मेडल दिलाया था जो कि था सिल्वर मेडल। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ओलंपिक खेलों के इतिहास में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा और ये भाला फेंक से संबंधित हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी के कांस्य पदक मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम कौन से देश से हार गई? तो दोस्तों इस बार जो ओलंपिक्स में है इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम दोनों ही आखिर में कांस्य पदक मुकाबले में compete की थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी टीम हार गई थी जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया था। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का जो कांस्य पदक मुकाबला था ये था ब्रिटेन के साथ और ब्रिटेन ने इस मुकाबले में भारत को हरा दिया। तो इस तरीके से ब्रिटेन को मिला है कांस्य पदक जबकि भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। फाइनल में जो कांस्य पदक मुकाबला था भारत का ये जर्मनी के साथ में था और जर्मनी को भारत ने हराकर इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस बार टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपने इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनी है धृति बनर्जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए
ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मांगदेछू परियोजना, जो कि है भूटान में। तो भूटान के अंदर ये जो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना है, इसको भारत की ही सहायता से भूटान में बनाया गया है और इसकी क्षमता है 720 मेगावाट। 720 मेगावाट की ये जो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना है, इसी को हाल ही में सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना ने इनमें से किस देश की नौसेना के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया? जायद तलवार 2021। तो अगस्त महीने में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच में एक नौसेना अभ्यास हुआ था, जिसका नाम था जायद तलवार 2021। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। और इसका आयोजन इस बार किया गया था यूएई के अबू धाबी तट पर। अबू धाबी कोस्ट पर इसका आयोजन किया गया। और इसी तरीके से अगस्त महीने में ही सऊदी अरब के साथ में भी एक नौसेना अभ्यास हुआ था, जिसका नाम है अल मुहद अल हिंद। तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला नौसेना अभ्यास था, जिसका आयोजन इस बार सऊदी अरब में ही किया गया है। तो इसके बारे में वैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने कोविड-19 की एक ही खुराक वाली किस वैक्सीन को देश में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो यह है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन जो कोविड-19 वैक्सीन है, इसको अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने ही बनाया है और इसकी सिर्फ एक ही डोज की आवश्यकता पड़ती है। इसको हाल ही में भारत में आपात उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जॉनसन एंड जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? जो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स होते हैं, इस बार इसका आयोजन किया है रूस ने। इसमें भारत से भी 101 सैनिकों का दल गया है। तो याद रखिए, इस बार इसका आयोजन किया गया रूस द्वारा। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख। तो अभी तक क्या था कि अगर आपको लद्दाख जाना है तो लद्दाख के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पर विजिट करने के लिए ILP यानी कि इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता था। लेकिन हाल ही में लद्दाख ने अब इसकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। हालांकि ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही लागू होगा। यहाँ पर अगर हम लद्दाख की बात करें तो इसकी राजधानी लेह है और वैसे यहाँ पर 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह यहाँ की राजधानी है और लद्दाख के इस समय उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार वंदना कटारिया ने ओलंपिक खेलों के अंदर जो हॉकी में साउथ अफ्रीका के साथ में मैच हुआ था, उसमें इन्होंने एक ही मैच के अंदर 3 गोल किए थे और इस तरीके से ये ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई थी। और क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य से हैं, तो इनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के नए राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। 10 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, इसको साल 2016 में शुरू किया गया था। देश के जो गरीब परिवार हैं उनको फ्री में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2016 में इसको शुरू किया गया था। तो अभी क्या है कि हाल ही में इसका दूसरा चरण अब शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के इस दूसरे चरण में 1 करोड़ ऐसे परिवारों को कवर किया जाएगा जिनको पहले चरण के अंदर कवर नहीं किया गया था, यानी कि जिनको पहले चरण में लाभ नहीं मिला था। अब ऐसे 1 करोड़ परिवारों को LPG गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। हालांकि इस बार इसमें कुछ विस्तार किया गया है, जैसे कि भरा हुआ सिलेंडर दिया जाएगा, साथ ही इसमें इस बार गैस चूल्हा भी दिया जाएगा।
निम्न में से किस शहर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया? तो अगस्त महीने में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत भारत के एक शहर के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए एक संशोधन विधेयक अगस्त महीने में पारित किया गया और ये जो संशोधन विधेयक है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा। तो ये जो विधेयक हाल ही में पारित किया गया है इसके तहत भारत के लद्दाख के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा इसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने भारत में इनमें से कौन से स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर मार्ग का निर्माण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख। तो लद्दाख के अंदर हाल ही में BRO ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बनाया है और इससे पहले यह रिकॉर्ड था बोलिविया के पास में जो कि अब टूट गया है क्योंकि हाल ही में BRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बनाया है। ये जो सड़क बनाई गई है ये पूर्वी लद्दाख के अंदर उमलिंगला दर्रा जो है इससे होकर गुजरती है। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। नेशनल कैपिटल दिल्ली में यहाँ की पहली पशु DNA प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थापित की गई है? इसका मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर अभी तक कोई भी पशु DNA प्रयोगशाला नहीं थी, यानी कि अगर किसी भी एनिमल के DNA की जांच करनी होती थी तो उसका जो सैंपल है इसको दूसरे राज्यों के अंदर भेजना पड़ता था। लेकिन अब दिल्ली को अपनी पहली पशु DNA प्रयोगशाला मिल चुकी है और इसको बनाया गया है दिल्ली में रोहिणी के अंदर। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर पहली एनिमल DNA लेबोरेटरी बनाई गई है और इसको फॉरेंसिक साइंसेस लेबोरेटरी रोहिणी के अंदर स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है FIDE शतरंज विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो शतरंज का जो वर्ल्ड कप इस बार हुआ है 2021 में, इसको आयोजित किया है FIDE संस्था ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के लिए संस्था है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में है। तो इस बार जो शतरंज का वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन किया गया था रूस के अंदर और इसको जिस व्यक्ति ने जीता है इनका नाम है जेन क्रिजिस्तोफ डूडा और ये हैं पोलैंड के निवासी। तो बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही याद रखना है कि इस बार का जो शतरंज वर्ल्ड कप हुआ है इसको जीत दिया है पोलैंड के जेन क्रिजिस्तोफ डूडा ने और इन्होंने वैसे फाइनल में हराया था रूस के सर्जेई कारजाकिन को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI ने किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था जो कि एथलेटिक्स में ओलंपिक के इतिहास में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। तो क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ये मेडल 7 अगस्त के दिन जीता था, यानी कि जिस दिन क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके जस्ट एक दिन पहले इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो इसीलिए अब से 7 अगस्त को भारत का जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है इसने इस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 7 अगस्त। 13 अगस्त को किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो देश के युवाओं को फिट रखने के लिए साल 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी और उसी के अंतर्गत हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ किया गया। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है यानी कि पूरे देश के अंदर इसका आयोजन किया गया। 13 अगस्त को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2021 को यानी कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर इसका समापन हुआ। तो ये जो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 था इसका उद्घाटन किया था भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के द्वारा किस दिन पारित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में अगस्त महीने में भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया है और इसी के लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था।
इस विधेयक के तहत भारत के जो राज्य हैं उनको अपनी खुद की ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। यानी कि किसी भी राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर कौन कौन आएंगे ये डिसाइड करने का काम होगा राज्य सरकार का। इसमें केंद्र सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि हर एक राज्य सरकार अपनी खुद की ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकती है। तो अब हम लोग इस संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि इसको डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने 9 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था और दूसरे ही दिन इसको लोकसभा ने पारित भी कर दिया था। फिर इसके बाद राज्यसभा ने अगले दिन यानी कि 11 अगस्त को पारित किया था और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको 20 अगस्त को अपनी अनुमति दे दी थी। तो इस तरीके से भारत के संविधान में अब 105वां संविधान संशोधन हो गया है। यानी कि भारतीय संविधान में ये जो संशोधन हुआ है ये 105वें नंबर का संशोधन था, जबकि इसके लिए जो विधेयक पारित किया गया था वो 127वां संशोधन विधेयक था। और इस विधेयक के तहत संविधान के 3 अनुच्छेदों में बदलाव किया गया है। आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 342 ए और आर्टिकल 366। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि इसको लोकसभा ने कब पारित किया था। तो लोकसभा ने इसको पारित किया था 10 अगस्त को और राज्यसभा ने पूछे तो 11 अगस्त को। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि काकोरी ट्रेन कार्यवाही। तो अभी तक काकोरी ट्रेन षड्यंत्र को काकोरी कांड या फिर काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन कार्यवाही, यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन। ये घटना कब हुई थी ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों इसके बाद अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच में अल मोहद अल हिंद 2021 नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अल मोहद अल हिंद 2021 जो अभ्यास है ये भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला नौसेना अभ्यास है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन इस बार सऊदी अरब में ही किया गया है, अल जुबैल तट पर। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2021 में किस एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है। यानी कि स्काई ट्रैक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है। तो यह है हमाद एयरपोर्ट, जो कि है कतर की राजधानी दोहा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोहा के अंदर जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है। अगर हम भारत की बात करें तो इसमें टॉप 100 में भारत के 4 एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। दिल्ली है इसमें 45वें स्थान पर, यानी कि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको इस रैंकिंग में स्थान मिला है 45। फिर इसके बाद हैदराबाद का एयरपोर्ट जिसको मिला है 64वां स्थान, फिर मुंबई है 65वें स्थान पर, और बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है ये है 71वें स्थान पर। तो इस इंडेक्स में आपको कम से कम इतना जरूर याद रखना है कि दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है दोहा में, और भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको आधिकारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य अगर पूछें तो ये है मध्य प्रदेश। अब ये क्वेश्चन काफी आसान है, आपको यहां पर बताना है ओणम किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो ओणम मनाया जाता है केरल के अंदर। सो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इसरो द्वारा इनमें से किस रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि EOS-03 को लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि GSLV-F10। GSLV-F10 रॉकेट के माध्यम से भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 को लॉन्च किया गया, और इसी को GSAT-1 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो सैटेलाइट है ये अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाई, ये मिशन फेल हो गया, क्योंकि इसका जो पहला और दूसरा स्टेज था ये तो ठीक तरीके से काम किया,
लेकिन जो तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज होता है वो ठीक तरीके से इग्नाइट नहीं हो पाया, जिसके चलते ये मिशन फेल हो गया। इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। इस समय हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। साल 2021 के लिए निम्न में से किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, जो अशोक चक्र होता है ये भारत में शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है। तो इस बार 2021 के लिए ये दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एएसआई बाबू राम को। सो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में शांति काल में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं इनमें सबसे पहले होता है अशोक चक्र, यानी कि शांति काल में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है कीर्ति चक्र और तीसरे स्थान पर है शौर्य चक्र। तो हाल ही में तीनों ही अवार्ड्स दिए गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि किनको किनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। अशोक चक्र इस बार दिया गया है बाबू राम को, जो कि मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर पुलिस में ये एएसआई के पद पर थे, तो इनको इस बार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद दूसरा है कीर्ति चक्र, दिया गया है अल्ताफ हुसैन भट्ट को। ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस में ही कार्यरत थे, ये कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। फिर इसके बाद अगर हम शौर्य चक्र की बात करें तो इस बार ये 15 जवानों को दिया गया है। तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, साल 2021 के लिए कीर्ति चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? शांति काल में दिया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है कीर्ति चक्र, और ये इस बार दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर कितने लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र इस बार दिया गया है कुल 15 जवानों को। सो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगस्त 2021 में गुजरात के कौन से शहर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया? तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर समिट का हाल ही में आयोजन किया गया था गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गांधीनगर। आगामी किस वर्ष में देश में पहली बार हाथियों और बाघों की गणना का कार्य एक साथ किया जाएगा? तो ऐसा भारत में पहली बार होगा जब एलिफेंट्स और टाइगर्स इन दोनों की पॉपुलेशन की काउंटिंग पहली बार एक साथ की जाएगी। तो ये होगा अगले ही साल यानी कि 2022 में। हाल ही में विश्व हाथी दिवस मनाया गया था 12 अगस्त को, और विश्व बाघ दिवस होता है 29 जुलाई को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है? तो भारत का जो सबसे साफ शहर है इंदौर, इसी को हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदौर के अंदर बेहतर तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। पूरे इंदौर शहर के अंदर 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं जिनके जरिए सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंदौर के अंदर जितना भी सीवेज वाटर होता है इसका 30% रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। इसीलिए हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है इंदौर। वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें नंबर 1 पर है सिंगापुर और भारत का स्थान है 122वां। सो यहां पर हमारा आंसर होगा 122। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार की अनाउंसमेंट करी है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनाउंसमेंट करी है कि राज्य के अंदर राजीव गांधी के नाम पर एक आईटी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने यह भी अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। यह भी आपको याद रखना है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के ऊपर पानी के अणुओं का पता लगाया है। आपको बताना है कि जो चंद्रयान 2 मिशन था इसको कौन से साल में लॉन्च किया गया था?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2019। तो साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों ही शामिल थे। हालांकि लैंडर जो है ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जबकि ऑर्बिटर ये अभी भी काम कर रहा है और इसरो के मुताबिक अगले 7 सालों तक ये चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ये ऐसे ही चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा। तो इसी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 8 गोल्ड मेडल सहित कुल कितने पदक जीते हैं? यहां पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये जो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था ये हुआ था पोलैंड में, और इसमें भारत ने कुल मिलाकर 15 मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 हैं गोल्ड मेडल, फिर इसके बाद 2 हैं सिल्वर मेडल और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो यहां पर पूछा गया है टोटल कितने मेडल जीते हैं, आंसर होगा 15। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मलेशिया के इससे पहले प्रधानमंत्री थे मोइनुद्दीन यासीन, लेकिन इनके बाद अब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इस्माइल साबरी याकूब। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और कुआलालंपुर शहर में ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, यानी कि पार्टीशन हारोज रिमेम्बरेंस डे? तो भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो उस दौरान काफी हिंसा हुई थी, बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए थे और कई लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई थी। तो इन्हीं भारतीय लोगों की याद में भारत में अब से हर साल 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये आप जानते हैं 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी दिन 3 तलाक अधिनियम जो है इसको पारित किया था। तो इसी दिन को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। इसी दिन आपको याद रखना है अब से हर साल मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। फिर इसके बाद 10 अगस्त को मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस, यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। फिर इसके बाद 12 अगस्त को मनाया गया विश्व युवा दिवस और 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये तो मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसी तरीके से भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। इसके बाद 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी कि पार्टीशन हारोज रिमेम्बरेंस डे। ये इसी साल पहली बार ऑब्जर्व किया गया है और अब से हर साल ये 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर इसके बाद 15 अगस्त को मनाया गया भारत में 75वां स्वतंत्रता दिवस, 75th इंडिपेंडेंस डे इस बार 15 अगस्त को मनाया गया है। इसके बाद 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसी तरीके से 19 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो 19 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस। दोस्तों ये जो सद्भावना दिवस होता है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन होता है। तो राजीव गांधी के जन्मदिन को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 21 अगस्त को मनाया गया विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ये वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में हर साल मनाया जाता है 21 अगस्त को, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। फिर इसके बाद 29 अगस्त को आखिर में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भारत में मनाया जाता है। इस दिन भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। इसी तरीके से 29 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है
परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण ना करे इसी के लिए हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अगस्त महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको यहाँ पर कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने साल 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। तो भारत ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा है 450 गीगावाट। यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपसे 2022 तक का टारगेट पूछा जाएगा तो ये होगा 175 गीगावाट, और अगर आपसे 2030 तक पूछा जाएगा तो ये होगा 450 गीगावाट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 450 गीगावाट। विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण कौन से शहर में किया गया है? जो जीन बैंक होती है यहाँ पर बीजों का संरक्षण किया जाता है और इन पर शोध किया जाता है। तो हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया गया है नई दिल्ली के पूसा में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। चीन ने कौन से साल तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है? तो चाइना का कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य है साल 2060 तक। भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये पुणे शहर से हैं, महाराष्ट्र के पुणे शहर से हैं। इनका नाम है हर्षित राजा और ये भारत के 69th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद भारत के जो 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है राजा ऋत्विक, ये हैं तेलंगाना राज्य से। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है? इसमें राज्य के अंदर जो दलित परिवार हैं उनको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो दलित बंधु योजना जो है इसको तेलंगाना की सरकार ने शुरू किया है। तेलंगाना में इस समय TRS यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। साथ ही तेलंगाना की राज्यपाल जो है उनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। इनके पास इस समय पुदुचेरी के राज्यपाल का भी प्रभार है, पुदुचेरी के उपराज्यपाल का। हाल ही में भारत की प्रसिद्ध लेखिका और कवियत्री पद्मा सचदेव का निधन हो गया। आपको बताना है कि कौन से भाषा में लिखती थी। तो भारत की मशहूर लेखिका और कवियत्री पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार भी मिल चुका था। तो ये हिंदी और डोगरी भाषा में लिखती थी। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगस्त महीने में कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का निधन हो गया है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे कि भारत की प्रसिद्ध एथलीट मानकौर, ये 104 साल की थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी और दोस्तों 2020 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे ही भारत के एक एथलेटिक्स कोच थे ओम नाम्बियार, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जब दोस्तों सबसे पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए थे तो उस बार ये टोटल 3 लोगों को दिया गया था और उनमें ओम नाम्बियार भी शामिल थे। यानी कि ओम नाम्बियार द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले कोचेस में से एक थे। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। ये बीजेपी पार्टी से थे, कल्याण सिंह। पद्मा सचदेव, इनके बारे में मैंने आपको बताया, ये कवियत्री और उपन्यासकार थी। इनको सरस्वती पुरस्कार और साथ ही जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है इससे भी सम्मानित किया गया था। ये हिंदी और डोगरी भाषा में लिखती थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। निम्न में से कौन सा मंत्रालय देश भर में हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन करता है? दोस्तों ये जो हुनर हाट कार्यक्रम होता है ये भारत में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो समय समय पर देश भर में इसका अलग अलग शहरों में आयोजन किया जाता है। हाल ही में भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने यह डिसाइड किया है कि अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसके अंतर्गत पूरे देश में 75 स्थानों पर हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इस समय भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ICC T20 विश्व कप 2021 निम्न में से कौन से देश में आयोजित किया जाएगा?
तो पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप होता है, इस बार इसका आयोजन भारत में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको भारत में न करवाकर अब इसको दूसरे कंट्री में करवाया जाएगा। ये इस बार 2 देशों में होगा, एक तो है यूएई और दूसरा है ओमान। तो इस बार जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होंगे, ये अक्टूबर और नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 2 देशों में होगा, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरा कंट्री है ओमान। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा करी है? तो इस बार के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए की एक पहल शुरू करी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल। और ये जो इनिशिएटिव है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100 लाख करोड़ रुपए। फिर अगला सवाल यहां पर है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम के अंदर है। एक्चुअल में क्या है कि असम के अंदर ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कई जगहों पर कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो हाल ही में क्या किया गया है, यहाँ के कई सारे ऑफिसर्स को सैटेलाइट फोन दिया गया है, जिससे ये जो सैटेलाइट फोन होता है ये टावरों से नहीं बल्कि सैटेलाइट से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आसानी से कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम के अंदर है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1 हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने की अवधि कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी के समय भारत की जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है, चाहे वो महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, दोनों को ही प्रायोजित करती है ओडिशा की सरकार, यानी कि इसकी स्पॉन्सरशिप है ओडिशा सरकार के पास। तो हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने अब इसको 10 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी कि ये अगले 10 सालों तक भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम की प्रायोजक रहेगी ओडिशा की सरकार। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 10 ईयर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको याद रखना है, इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत की पुरुषों की हॉकी टीम ने 41 सालों के बाद में कांस्य पदक जीता है, जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोई भी मेडल इस बार नहीं जीता है। देश भर में वित्तीय समावेश के आकलन के लिए किसने एफआई इंडेक्स की शुरुआत की है? एफआई इंडेक्स का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये देश भर में वित्तीय समावेश के आकलन के लिए शुरू किया गया है। इसको शुरू किया है भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि यहां पर हमारा आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 3 अगस्त को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ईरान के काफी लंबे समय से यहाँ के राष्ट्रपति थे हसन रूहानी, लेकिन अब इनकी जगह पर ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की करेंसी है रियाल। इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगस्त 2021 की जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियुक्तियां हुई हैं, इनको हम एक साथ देखते हैं। जैसे कि आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पाशिन्यान, पहले भी यही थे और आर्मेनिया के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं निकोल पाशिन्यान। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब, इन्होंने मोयुद्दीन यासीन का स्थान लिया है। इसी तरीके से ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी, इन्होंने हसन रूहानी का स्थान लिया है। तो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। और यहाँ पर एक भारतीय को राजदूत के रूप में जर्मनी के अंदर अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है हरीश पर्वथानेनी। तो जर्मनी में भारत के नए राजदूत बने हैं हरीश पर्वथानेनी। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत में पहली बार एक ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर बनाया गया है केरल के अंदर।
सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केरल। तो ये जो ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर है ये भारत के अंदर ड्रोन के ऊपर रिसर्च करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ड्रोन का सही तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है और गलत तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओलंपियन PR सीरीज इनमें से किस राज्य में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर होंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की जो हॉकी टीम गई थी पुरुषों की, इसमें भारत के गोलकीपर थे PR सीरीजेस और भारत को कांस्य पदक दिलाने में इनका काफी अहम योगदान रहा है। तो इसीलिए हाल ही में केरल की सरकार ने इनको एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि केरल। नवंबर 2021 में आयोजित होने वाला COP26 जलवायु सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित होगा? तो जलवायु परिवर्तन पर हर साल जो सम्मेलन होता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया जाता है। साल 2019 में इसका आखिरी एडिशन हुआ था COP25 जलवायु सम्मेलन और इसका आयोजन किया गया था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। लेकिन साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते इसका आयोजन नहीं किया गया था और अभी 2021 में होने वाला है COP26 जलवायु सम्मेलन। तो इस बार इसका आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो शहर में। तो इस बार ग्लासगो शहर में यह होगा और इसका मेजबान है ब्रिटेन, क्योंकि जो स्कॉटलैंड है यह ब्रिटेन का ही हिस्सा है। वर्ष 2025 तक देश भर में कितने नए एयर रूट तैयार किए जाएंगे? इस समय भारत के जो नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि साल 2025 तक भारत में 1000 नए हवाई मार्ग बनाए जाएंगे, यानी कि 1000 नए एयर रूट बनाए जाएंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि 2025 तक भारत में 100 एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। 2025 तक भारत के अंदर 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे और 1000 नए एयर रूट बनाए जाएंगे। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया है? तो लियोनेल मेसी जो कि दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपनी शुरुआत की थी बार्सिलोना क्लब के साथ में ही, जो कि स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। लेकिन अब इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़ दिया है और अब इन्होंने ज्वाइन किया है पेरिस सेंट जर्मन क्लब को, जो कि आप नाम से समझ सकते हैं पेरिस सेंट जर्मन, यानी कि ये फ्रांस का फुटबॉल क्लब है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये है लियोनेल मेसी। ये पहले बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते थे, अब इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मन क्लब को ज्वाइन किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने जाइकोव डी वैक्सीन के आपात उपयोग की स्वीकृति दे दी है। आपको बताना है कि इसको कौन सी संस्था ने विकसित किया है। तो भारत में जो जाइकोव डी वैक्सीन बनाई गई है, इसको भारत में ही विकसित किया गया है। भारत की एक स्वदेशी कंपनी ने इसको बनाया है। इसका नाम है जाइडस कैडिला और जाइडस कैडिला जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये पूरी दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दुनिया की पहली DNA वैक्सीन कोविड-19 के लिए कौन सी है? तो उसका नाम है जाइकोव डी और इसको विकसित किया है जाइडस कैडिला नाम की संस्था ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में हथकरघा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो भारत में हैंडलूम प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सुनील सेठी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है, यानी कि EV फ्रेंडली हाईवे बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ये भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे इसलिए बना है क्योंकि इसके बीचों बीच एक सोलर से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, जिससे इस रूट पर जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां गुजरेंगी वो यहाँ पर रुककर अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर करनाल लेक रिजॉर्ट जो है, यहीं पर भारत का पहला सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है
ये सोलर एनर्जी से चलता है। तो इस तरीके से भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरेंगी वो अपनी गाड़ी को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। ये जो चार्जिंग स्टेशन हाल ही में लगाया गया है, इसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने फेम 1 योजना के तहत लगाया है। 16 अगस्त को भारत और किस देश के बीच में कोंकण 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया? कोंकण अभ्यास जो होता है ये एक नौसेना अभ्यास है और ये भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जाता है। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में कोंकण 2021 अभ्यास आयोजित किया गया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने निम्न में से किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी के समय भारत के अंदर जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसको स्थापित किया है एनटीपीसी ने, जिसकी क्षमता है 25 मेगावाट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पानी के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं जिससे एनर्जी जनरेट होगी। दोस्तों जो एनटीपीसी है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के अंदर इसका एक थर्मल स्टेशन है जो कि है सिमहाद्री थर्मल स्टेशन, और ये है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। तो इसी के रिजर्वायर के ऊपर ये 25 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया गया है जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसकी क्षमता है 25 मेगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर से वाहन स्क्रैप नीति यानी कि नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात के गांधीनगर से। अभी मैंने आपको बताया था कि इस साल 13 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, और इसी सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत की है। इसको लाने का मेन उद्देश्य है कि भारत के अंदर जो सड़कों पर बहुत पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटाना है, क्योंकि ऐसी गाड़ियां जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण करती हैं। तो पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए सड़कों से वाहन स्क्रैप नीति लाई गई है। इसके तहत अगर कोई प्राइवेट वाहन है तो उसके लिए 20 साल, जबकि अगर कोई कॉमर्शियल वाहन है तो उसके लिए 15 साल डेडलाइन रखी गई है। इतने साल के बाद हर एक गाड़ी के लिए फिटनेस टेस्ट करवाना होगा, और अगर फिटनेस टेस्ट में वो गाड़ी पास नहीं होती है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, और उसके बदले उसका कुछ परसेंट अमाउंट जो है वो गाड़ी के मालिक को दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी हाल ही में लाई गई है। हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित किए हैं? तो हाल ही में भारत सरकार ने भारत के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए एक नियम अधिसूचित किया है जिसका नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, और इसके तहत 1 जुलाई 2022 से भारत के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जाएगा। तो सरकार ने कुछ आइटम्स की लिस्ट बनाई है, उनमें से जहां पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उन सब पर बैन लगाया जाएगा। तो ये डेट आपको याद रखनी है 1 जुलाई 2022। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इंडियन बैंक भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं शांति लाल जैन। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि सिंपली आपको यहां पर यह बताना है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी दुनिया की कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर होगा एप्पल। यहां पर आप देख भी सकते हैं दुनिया की जो सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं उनमें नंबर 1 पर है एप्पल 2.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ में। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पर है अमेजन। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। ऐसे ही अगर हम भारत की कंपनियों को देखें तो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी ग्लोबल रैंक है 57। ऐसे ही भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, और इसकी ग्लोबल रैंक है 74। तो टॉप 100 के अंदर भारत की सिर्फ 2 ही कंपनियां शामिल हो पाई हैं,
जबकि पूरे 500 कंपनियों की सूची में भारत की 12 कंपनियां फीचर हो पाई हैं। ला गणेशन, इनको निम्न में से किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो ये हैं ला गणेशन, इनको मणिपुर के अंदर भारत का नया राज्यपाल बनाया गया है। सो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जिनकी पार्टी है बीजेपी। हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया 21 अगस्त को। आपको बताना है कि ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा, कल्याण सिंह जो हैं ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में जायर अल बहर युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो जायर अल बहर जो युद्ध अभ्यास होता है ये एक नौसेना अभ्यास है और हाल ही में इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया है, दूसरा एडिशन हुआ है। पहला चरण इसका 2019 में आयोजित किया गया था और अभी दूसरा संस्करण 2021 में हो रहा है। इसका आयोजन किया जाता है भारत और कतर के बीच में। भारत और कतर के बीच में अभी अक्टूबर महीने में एक चक्रवात आया था जिसका नाम है शाहीन, और इसको नाम दिया था कतर देश ने। तो कतर देश की जो नौसेना है और भारत की नौसेना, इन दोनों देशों के बीच में जायर अल बहर नाम का युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखेंगे कि 2021 के अगस्त महीने में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं। तो इन सभी को हम लोग एक साथ देखेंगे ताकि ये आपको अच्छे से याद रहें। सबसे पहले है कोंकण 2021। तो कोंकण अभ्यास जो होता है ये भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में होता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है इंग्लिश चैनल में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगस्त के अंदर जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं इनको भारत की मेज़बानी में नहीं बल्कि दूसरी कंट्री की मेज़बानी में आयोजित किया गया है। जैसे कि कोंकण 2021 ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, तो इस बार इसकी मेज़बानी की है ब्रिटेन ने और इसका आयोजन किया गया है इंग्लिश चैनल में। ऐसे ही काजिंद 2021 ये होता है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है कजाकिस्तान के आयसा बीबी प्रशिक्षण क्षेत्र में। इसके बाद है इंद्र 2021। तो इंद्र नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है और इस बार इसका आयोजन किया गया है रूस के वोल्गोग्राद में। फिर अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, ये तीनों आपको एक साथ याद रखना है क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले है जायर अल बहर, ये भारत और कतर के बीच में होता है। बिल्कुल इसी के नाम से मिलता जुलता एक अभ्यास होता है नसीम अल बहर, लेकिन ये भारत का ओमान के साथ में एक नौसेना अभ्यास है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जायर अल बहर की, जो कि भारत और कतर के बीच में होता है। ये 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है फारस की खाड़ी में। फिर नेक्स्ट है जायद तलवार 2021। जायद तलवार 2021 ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित किया गया अबू धाबी के तट पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अद मोहल अल हिंद 2021। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला नौसेना अभ्यास था जिसका आयोजन हाल ही में किया गया है अल मोहद अल हिंद 2021 और इसका आयोजन किया गया था अल जुबैल तट पर। इन सब के अलावा एक बहुपक्षीय अभ्यास भी हुआ था जिसमें भारत भी शामिल हुआ था, इसका नाम है मालाबार 2021। तो मालाबार अभ्यास जो होता है इसमें शुरुआत में 2 कंट्रीज ही थे, भारत और अमेरिका, फिर उसके बाद जापान शामिल हुआ और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुका है। तो अब ये जो क्वाड कंट्रीज हैं उन सब के बीच में आयोजित किया जाता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो ये इन सभी देशों का एक नौसेना अभ्यास है। इस बार इसका आयोजन किया है अमेरिका ने और इसका आयोजन इस बार किया गया था अमेरिका के गुआम द्वीप पर। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस महीने के अंदर जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है, अगस्त 2021 में भारत ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए किस देश के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता 20 अगस्त को हुआ था। इसमें भारत रूस से AK-103 राइफल खरीदेगा।
सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रूस। भारत ने रूस के साथ में यह डील की है। भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, यहीं पर हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है। हर्बल पार्क का मतलब यह है कि यहाँ पर औषधीय रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से जो इम्पोर्टेंट अल्पाइन प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये भारत में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया हर्बल पार्क है, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। दोस्तों, ये जो पार्क बना है ये माना जिले के अंदर बना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट इंडियन विलेज है। इसके बाद भारत और चाइना का बॉर्डर आता है। तो ये बिल्कुल भारत और चीन के बॉर्डर पर बनाया गया है, माना विलेज के अंदर, जो कि आता है चमोली जिले में। तो आपको याद रखना है कि भारत चीन सीमा के पास में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया है उत्तराखंड के चमोली जिले में। विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में लंबी कूद की खिलाड़ी सैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था अंडर 20 के लिए, यानी कि इसमें 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और इसमें भारत की एक महिला खिलाड़ी है सैली सिंह। इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। सो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स का पहला संस्करण हाल ही में जारी किया है? तो ये भारत में अपनी तरह का पहला इंडेक्स है, जो कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एसडीजी में कौन से जिले बेहतर कर रहे हैं उस पर यह रैंकिंग जारी की जाएगी। तो इसको पहली बार जारी किया है भारत के नीति आयोग ने। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संख्या है 17, जिनको यूनाइटेड नेशन द्वारा डिसाइड किया गया है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने एक नए भूस्थानिक नियोजन पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम है युक्त धारा पोर्टल? तो जियो टैगिंग में इस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नाम है युक्त धारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिराज सिंह। ये इस समय भारत के पंचायती राज मंत्री हैं। तो इन्होंने ही हाल ही में युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया है। 24 अगस्त को मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला बैच भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। आपको बताना है कि इसको किसने निर्माण किया है। तो दोस्तों, ये जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है इसको 2 अलग अलग मोड पर चलाया जा सकता है। इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने, जबकि इसको मैन्युफैक्चर किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नाम की कंपनी ने। तो यहाँ पर यह पूछा गया था कि इसका निर्माण किसने किया है। अगर यहाँ पर यह पूछा जाता कि इसका विकास किसने किया है तो आंसर होता डीआरडीओ, लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है कि इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, तो इसका आंसर होगा भारत की प्राइवेट कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। तो हाल ही में भारतीय सेना को यह जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड दिया गया है ये काफ़ी आसानी से चलता है और इसमें 2 अलग अलग बोर्ड हैं, जिससे ये काफ़ी सटीकता से काम करता है। हरीश पर्वथानेनी को इनमें से किस देश के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? यह देश हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहा है, क्योंकि यहाँ की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इन्होंने अब इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ये देश है जर्मनी। तो जर्मनी में यहाँ के नए राजदूत भारत के बने हैं हरीश पर्वथानेनी। हाल ही में भारत सरकार के निर्देश के अनुसार किस देश के नागरिक केवल ई वीजा के जरिए ही भारत यात्रा कर पाएंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल पर यहाँ पर राजधानी पर कब्जा कर लिया था। तो इसके बाद वहाँ पर जो विदेशी लोग थे उनके अलावा भी जो अफगानिस्तान के नागरिक थे वो भी अपना ही देश छोड़कर भाग रहे थे। तो ऐसे में भारत सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि जो भी अफगानिस्तान के नागरिक भारत में आना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए उनको ई वीज़ा बनवाना पड़ेगा। बाकी जिनको पहले से ही वीज़ा जारी किया गया था उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। यानी कि अगर किसी भी अफगानिस्तान के नागरिक को भारत में आना था तो उसके लिए उनको ई वीज़ा की ज़रूरत होगी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अफगानिस्तान। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान से भारत के नागरिकों को वापस बुलाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की नहीं बल्कि टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम की बात हो रही है।
जो कि टोक्यो ओलंपिक के कुछ ही दिनों बाद हुए थे, इसका आयोजन अगस्त और सितंबर महीने में किया गया था। तो इसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे टेक चंद। इसी तरीके से इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में, जो कि 5 सितंबर को आयोजित की गई थी, क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कितने दिनों तक चलने वाले सुजलम अभियान की शुरुआत की है? तो भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसने हाल ही में एक विशेष अभियान शुरू किया है जो कि 100 दिनों तक चलाया जाएगा। और इन 100 दिनों के अंदर ये जो सुजलम अभियान शुरू किया गया है, इसका मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को ODF प्लस का स्टेटस दिलाना। ODF का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। तो जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिनों तक चलने वाला सुजलम अभियान हाल ही में शुरू किया है। इस समय भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इस मंत्रालय को साल 2019 में ही पहली बार बनाया गया था। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 21 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो मालाबार 21 जो कि एक बहुपक्षीय अभ्यास होता है, इसमें क्वाड के चारों देश हिस्सा लेते हैं, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। तो इस बार इसका आयोजन किया गया है गुआम द्वीप, अमेरिका में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने इनमें से किस बैंक के MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, संदीप बख्शी जो हैं, ये इस समय ICICI बैंक के MD और CEO हैं और इन्हीं को एक बार फिर से इसका MD और CEO बनाने की मंजूरी मिल गई है। RBI ने हाल ही में इसकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ICICI बैंक। इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर और ये एक प्राइवेट बैंक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये लंदन की संस्था है। ये कई तरह के इंडेक्सेस जारी करती है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है, इसने हाल ही में जो सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 जारी किया है, इसके अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे सेफ सिटी कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी जो कोपेनहेगन है, इसको दुनिया की सबसे सेफ सिटी डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, ये जो इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, इसमें दुनिया भर की 60 शहरों को रैंक किया गया है। इन 60 शहरों में नंबर 1 स्थान हासिल किया है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है कनाडा का टोरंटो शहर। तीसरे नंबर पर है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक याद रखना है, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है कोपेनहेगन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 60 शहरों को रैंक किया गया है। तो इन 60 शहरों में क्या भारत के भी शामिल हैं? जी हाँ, इसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। इनमें से एक तो है नई दिल्ली, जिसको 48वां स्थान मिला है, और फिर इसके बाद 50वें स्थान पर है मुंबई। और इसी लिस्ट में अंतिम स्थान पर यानी कि 60वें स्थान पर है म्यांमार का यंगून शहर। तो इसको हम दुनिया का सबसे कम सुरक्षित शहर बोल सकते हैं, क्योंकि इसने इसमें आखिरी स्थान हासिल किया है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो फतेह-1 जो है, ये एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसको पाकिस्तान ने खुद ही विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान। तो ये जो फतेह-1 नाम का लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, यानी कि इससे मिसाइल को लॉन्च करने के बाद उसको गाइड भी किया जा सकता है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील निम्न में से कौन से शहर में शुरू किया गया है? ऑब्जर्वेशन व्हील जो होता है, ये पहिए के जैसा होता है। इसको शहर के किनारे पर लगा दिया जाता है और इस पर बैठने के बाद आप पूरे शहर का व्यू देख सकते हैं। तो अभी तक दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील था, ये था लंदन के अंदर और इसका नाम था लंदन आई। लेकिन अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया है UAE के अंदर। UAE का जो सबसे मेन शहर है दुबई, यहीं पर इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया जाता है, जिससे आप पूरे शहर को ही देख सकते हैं। तो अभी तक दुनिया का जो सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील था, ये था लंदन के अंदर और इसका नाम था लंदन आई। इसकी ऊंचाई थी 135 मीटर, जबकि जो अभी दुबई के अंदर बनाया गया है आइन मुंबई नाम का ऑब्जर्वेशन व्हील, इसकी ऊंचाई है 250 मीटर। तो इस तरीके से ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है।
दोस्तों भारत के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक्स हैं, जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनके सुधार के लिए सरकार एक सुधार एजेंडा चलाती है जिसको नाम दिया गया है ईस, और इसको सबसे पहले साल 2018 में शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। तो 2018 में इसका पहला चरण शुरू किया गया था और अभी 2021 में इसका चौथा चरण लॉन्च किया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी तरीके से जो पिछला ईज 3.0 था, इसके लिए हाल ही में जिन भी बैंक्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनको पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो इससे पहले वाला ईज 3.0 था, बैंकिंग सुधार सूचकांक 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन सा है। यानी कि जो ईज 3.0 था, इसमें कौन से बैंक ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो ये होगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने बेस्ट परफॉर्मेंस की है। यहां पर आप देख भी सकते हैं जो ईज 3.0 रिफॉर्म इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, इसमें नंबर 1 जो बैंक है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात देखें तो इम्प्रूवमेंट में सबसे अच्छा सुधार किया है इंडियन बैंक ने। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है भारतीय स्टेट बैंक की, जबकि सबसे अच्छा सुधार किया है इंडियन बैंक ने। भारतीय नागरिकों और अफगान भागीदारों को काबुल से बाहर निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था। तो अभी कुछ ही क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि इसके लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाया था इसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसी के तहत अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया भारत में, और साथ ही में जो अफगानिस्तान के नागरिक भारत आना चाहते थे उनको भी भारत में लाया गया। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य कौन सा बन गया है। इसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर किसी भी कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है तो उसके लिए सबसे बेहतर स्थान कौन सा होगा, यानी कि ज़्यादातर कंपनियां कौन से देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए इच्छा रखती हैं, इसका मतलब यह है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चीन। तो चीन अभी भी दुनिया का मोस्ट डिजायर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है, जबकि भारत ने काफ़ी अच्छा सुधार किया है। भारत पिछले साल तीसरे स्थान पर था, जबकि इस बार भारत ने एक पायदान की ग्रोथ करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। तो अब दुनिया का सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य है चाइना, और उसके बाद दूसरे स्थान पर है अपना भारत, और तीसरे स्थान पर अभी के समय है अमेरिका। इस साल भारत ने अमेरिका को ही पीछे छोड़ा है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो भारत के जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के जो भारत में कामगार हैं इनके लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस जारी किया है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल के ऊपर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। भारत के अंदर जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं इनका पूरा डेटाबेस इस पोर्टल के ऊपर रखा जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी कभी सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई भी योजना लागू करनी होगी तो इसी डेटाबेस का यूज करके उनको आसानी से लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए हाल ही में भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जानते हैं इस बार G20 की अध्यक्षता मिली है इटली देश को। तो हाल ही में इटली की अध्यक्षता में पहली बार महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था। इसमें भारत की तरफ से शामिल हुई थी भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन के कितने % तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 30%। इसका बेसिकली मतलब यह है कि बैंक कर्मचारियों की जो आखिरी वेतन होगी रिटायरमेंट के समय, जो उनकी आखिरी वेतन होगी उसका 30% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 26 अगस्त को किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।
दोस्तों ये जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित एक संस्था है। ये दुनिया भर में टीबी की रोकथाम के लिए काम करती है। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष भारत के बन गए हैं। इनका नाम है मनसुख मांडविया, जो कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्हीं को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। सो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और टीबी को खत्म करने का भारत का लक्ष्य है 2025 तक का, जबकि पूरी दुनिया से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य WHO ने रखा है 2030 तक। ओडिशा सरकार ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की है। इसका उद्देश्य किस वर्ष तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर लाना है। तो हाल ही में ओडिशा की सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है, जिसका लक्ष्य ये है कि साल 2025 तक, जी हाँ 2025 तक ओडिशा की सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां चलेंगी उनमें से 20% इलेक्ट्रिक गाड़ियां होनी चाहिए। तो ऐसा लक्ष्य रखा है हाल ही में ओडिशा की सरकार ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनमें से कौन से राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगस्त महीने के आखिर में त्रिपुरा की यात्रा पर गई थी और वहां पर इन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन के रूप में एक परियोजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है माई पैड माई राइट परियोजना। भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए अब तटीय गश्तीपोत ICGS विग्रह को किस शिपयार्ड ने बनाया है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां पर आप देख सकते हैं एक श्रृंखला शुरू की गई थी जिसका नाम था विक्रम क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था भारत की लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को, कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो है ये भारत को 7 अपतटीय गश्तीपोत बनाकर देगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ICGS विग्रह जिसको हाल ही में कमीशन किया गया है ये इस श्रृंखला के अंदर आखिरी जहाज था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी के स्टेटस, सभी को कमीशन कर दिया गया है, यानी कि जो सातों के सातों जहाज हैं अब इनका इस्तेमाल भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाता है। तो अभी इसी महीने में आप देख सकते हैं 2 जहाजों को कमीशन किया गया है, मार्च महीने के अंदर ICGS वज्र को और अभी अगस्त महीने के अंदर ICGS विग्रह को। तो अब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपको याद रखना है इनमें से सभी जहाजों को बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने और इनका इस्तेमाल करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल के इस समय जो अध्यक्ष हैं इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहला, यानी कि राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी है। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगस्त महीने के आखिर में उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए थे और यहाँ पर इन्होंने गोरखपुर शहर के अंदर आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा गोरखपुर। 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया गया था तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसको 2014 में शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने इसके अनाउंसमेंट की थी और उसके 13 दिन के बाद 28 अगस्त 2014 को इसको पूरे देश में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 7 साल। इसको 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके तहत देश के कोने कोने में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना था और जिन भी लोगों के पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था उनका 0 बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोला जाना था। निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी की है। दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया था COP26 सम्मेलन, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, वो अलग है। इसका इस बार आयोजन किया जाएगा ग्लासगो शहर में। लेकिन एक अलग से जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, और ये आयोजित किया गया था सितंबर की बिल्कुल शुरुआत में। तो इसको होस्ट किया था अपने भारत देश ने। पंजाब के अमृतसर में नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक किसने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें भारत के कई सारे निर्दोष लोग मारे गए थे।
तो उन्हीं की याद में जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया था, जिसको हाल ही में रेनोवेट किया गया है, यानी कि इसको नवीनीकृत किया गया है। तो अभी इसी के नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? अभी कुछ ही क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगस्त महीने के आखिर में उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इसके अलावा उन्होंने गोरखपुर शहर के अंदर ही एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया है और यह है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि रामनाथ कोविंद। निम्न में से कौन से शहर में स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा ने, आप जानते हैं, इस साल गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, भाला फेंक के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अगस्त महीने के अंदर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे में गए थे और वहां पर इन्होंने जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है इसके स्टेडियम का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो यहाँ पर इस सवाल में यह पूछा गया था कि किस शहर में स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है? तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र। फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर किसने फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? यहां पर सबसे पहले आप बताइए कि फिट इंडिया अभियान जो है इसको कौन से साल में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, जो फिट इंडिया अभियान है इसको 2019 में खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। तो अभी इस साल इसकी दूसरी वर्षगांठ थी 2021 में। तो इसी अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए फिट इंडिया मोबाइल ऐप की भी शुरुआत कर दी है। सो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। वाई ब्रेक नाम का मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, वाई ब्रेक नाम का जो एप्लीकेशन है ये योगा प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसके जरिए कोई भी 5 मिनट के अंदर योगा कर सकता है। तो वाई ब्रेक नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है भारत के आयुष मंत्रालय ने और इस समय भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों, आपको पता होगा सर्बानंद सोनोवाल पहले असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब इनको आयुष मंत्रालय के अंदर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आयुष मंत्रालय की ही योगा से रिलेटेड एक और ऐप आपको याद रखनी है जिसका नाम है नमस्ते योग। तो नमस्ते योग एप्लीकेशन को भी आयुष मंत्रालय ने ही लॉन्च किया था। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है राज्यसभा सदस्य केजे अल्फोंस ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल की गवर्नमेंट के ऊपर यह किताब लिखी गई है, एक्सेलरेटिंग इंडिया। इसको लिखा है केजे अल्फोंस ने। किस बॉलीवुड अभिनेता को दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों, दिल्ली सरकार जल्द ही एक कार्यक्रम शुरू करेगी जिसका नाम होगा देश के मेंटर और इसके तहत देश भर के नागरिक दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं और उनका फिर मार्गदर्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो देश के मेंटर कार्यक्रम है इसको दिल्ली सरकार लॉन्च करेगी। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, आई होप आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा और काफ़ी एंजॉय किया होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा इसी वीडियो से रिलेटेड, जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल यह है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सबसे पहला सवाल ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन से राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? और क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये 3 के आप इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने
पूरे अगस्त महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बताया है, ताकि अगर आपके एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी पूछा जाए तो उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएं। तो अगर आपका आने वाले समय में कोई भी एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करना है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखते ही कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।